बचपन से हम सब एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि राजा की जान पिंजरे में बंद एक तोते में रहती है। आज हम बताएंगे आपको कि जंग में उलझे ईरान की जान कहाँ बसती है। अब अचानक से एक आइलैंड अमेरिका को पसंद आ गया है। इस आइलैंड का ईरान की जान से क्या है मतलब, आज आपको बताएंगे। बीजेपी बंगाल में चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है और ममता किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहती। तो सत्ता ममता बनर्जी की है और पावर का केंद्र भी उनके पास है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने अपील की है। बंगाल में चुनाव की तैयारियां क्या हैं, इस बार क्या बिना दहशत के वोटर वोट देने निकल पाएंगे, ये सब बताएंगे आज आपको अपने कार्यक्रम में। और इधर नीतीश कुमार के नामांकन भरते ही बिहार में सियासी समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। अब मौके पर चौका लगाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच कल मंगलवार को पार्टी के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। तो क्या है इस बैठक का खास एजेंडा, ये भी चर्चा करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध एक तरफ थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ इस जंग की वजह से विश्व बाजार में खलबली मची है। इसी बीच अचानक से ईरान का आइलैंड चर्चा में आ गया है, जो ईरान के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अब नजर पड़ चुकी है अमेरिका की। फारस की खाड़ी में एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है खर्क आइलैंड। खर्क आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान के तट के करीब है। 25 से 30 किलोमीटर की इसकी दूरी है। ये आइलैंड है छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ से जो नज़ारे देखने को मिलते हैं उन्हें छोड़कर शायद ही कोई जाना चाहेगा। अब गौर करने वाली बात इसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि ये आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था की बड़ी भूमिका निभाता है। दरअसल ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात का केंद्र है और ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल इसी आइलैंड से जहाज़ों में भरकर दुनिया भर में भेजा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर बढ़ते हमलों के बावजूद ये आइलैंड अब तक सुरक्षित कैसे है। अगर इस आइलैंड पर हमला होता है तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि आइलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ रोजाना लाखों बैरल तेल लोड हो सकता है। 1960 के दशक से ये सुविधा यहाँ पर विकसित हुई है। आज ये ईरान का सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यातक टर्मिनल है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इस टर्मिनल की क्षमता हर रोज लगभग 7 मिलियन बैरल तेल लोड करने की है, जो कि ईरान के कुल कच्चे तेल का एक्सपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा बताया जाता है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर, मिसाइल बेस पर और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए, लेकिन खर्क आइलैंड को छोड़ दिया है। अब तक छुआ भी नहीं है, उस पर कोई हमला नहीं किया। ये जानबूझकर किया गया है, ये हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन इस आइलैंड पर हमला होता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये भी जानने की बात है। तेल निर्यात रुक सकता है, ईरान की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा और इसके अलावा दुनिया में तेल की कीमतों में बहुत तेजी आ जाएगी। खाड़ी में जहाज़ों की आवाजाही बाधित हो सकती है। अब देखिए, खर्क आइलैंड होर्मुज स्ट्रेट के पास ही है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। इसलिए हमला करने पर काफ़ी बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। खर्क आइलैंड को दक्षिणी ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्रों में पनडुब्बी पाइपलाइनों के जरिए जोड़ा गया है। गहरे पानी में बनी लंबी जेटियां यहां पर मौजूद हैं। सुपर टैंकर आसानी से कच्चा तेल लोड कर सकते हैं। इसके अलावा आइलैंड के दक्षिणी हिस्से में बड़े बड़े स्टोरेज टैंक हैं। कर्मचारियों के रहने की यहाँ सुविधाएं हैं। इस पूरे ढांचे को टर्मिनल ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब खर्क आइलैंड पर नए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। अमेरिका और इजराइल के अधिकारी खास कमांडो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इसमें आइलैंड पर कब्जा करने की या फिर इसे नष्ट कर देने की योजना बनाई जा रही है। ऐसा करने से ईरान की तेल की कमाई पूरी तरह से रुक जाएगी, जो ईरान सरकार का मुख्य आय का स्रोत है। इससे ईरान युद्ध लड़ने में और भी कमज़ोर हो सकता है। ईरान के पास करीब 450 किलो 60% शुद्ध यूरेनियम है, ऐसा रिपोर्ट में है, जो जल्दी ही हथियार बनाने के लायक बन सकता है। अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं कि अगर ईरान कमज़ोर होता है तो कमांडो भेजकर इस मटेरियल को सुरक्षित कर लिया जाए या फिर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। यानी हमें ना मिले तो ना मिले, लेकिन और भी किसी को ना मिले। खर्क आइलैंड पर कोई ऑपरेशन इस बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। अब जानकारों की माने तो उनका कहना है कि खर्क आइलैंड पर हमला न करने का फैसला भी एक सोचा समझा फैसला है।
इससे वैश्विक तेल बाजार में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। युद्ध के बाद ईरान में नई सरकार बनाने में भी बहुत मुश्किल आएगी। इसीलिए पहले की सैन्य सुविधाएं और न्यूक्लियर ताकत को कमजोर करने पर इनका पूरा फोकस है, तो खत्म हो सकती है और ईरान कमजोर पड़ सकता है। लेकिन इससे खाड़ी में बड़ा संकट आ जाएगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। अभी ये आइलैंड युद्ध क्षेत्र का मैदान नहीं बना है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, अगर कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो इसे भी युद्ध में शामिल कर लिया जाएगा। और अब अगर ट्रंप इस आइलैंड पर हमला करते हैं, जैसा कि उनकी नज़र अब इस पर पड़ चुकी है, अगर उन्होंने हमला किया तो ये सीधा सीधा ईरान की कमर तोड़ने का वार होगा। लेकिन इसमें बड़ी तादाद में नुकसान की भी आशंका है, जिससे कोई नहीं बच पाएगा, जिसका असर एक नहीं कई देशों पर पड़ेगा और कई देशों की राजनीति पर भी पड़ेगा। तो ये देखना होगा कि आगे अब अमेरिका और इजराइल खर्ग को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं और ईरान कैसे बचाव करता है। और इधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में आयोग की फुल बेंच फिलहाल बंगाल के दौरे पर है। दरअसल चुनावी टीम चुनाव से जुड़ी तैयारियों का इस समय जायजा ले रही है और इस बीच राज्य में मुख्य विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने चुनाव आयोग के पदाधिकारियों से मुलाकात की है और चुनाव को 3 चरणों में कराए जाने की मांग रखी है। पार्टी की ओर से यह भी बयान दिया गया है कि आयोग को पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बंगाल में जिस तरह से चुनाव के दौरान हिंसा होती है, हर कोई दहशत में आता है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर तो कुछ खास ही तरीके से मारपीट की जाती है। पिछले चुनाव के बाद बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा गया था, उसकी तस्वीरें भी आई थी, हम सब ने देखी थी। उसके बाद अगर वो सुरक्षा की मांग करते हैं तो ये बात भी जायज़ है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। केवल बंगाल नहीं, दिल्ली तक में इसकी चिंता है। इसी एवज में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को अपने 16 सूत्रीय मांग का एक पत्र सौंपा है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ साथ अन्य चुनाव आयुक्त जैसे एस संधू और विवेक जोशी जो पदाधिकारी हैं चुनाव आयोग के, उनको सोमवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर की पार्टियों के प्रतिनिधियों से आज उन्होंने मुलाकात की, ताकि चुनाव कराने को लेकर उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनको भी सुना जा सके, उन्हें भी समझा जा सके, ताकि बीजेपी की जो परेशानियां हैं वो भी सामने आए और उसका समाधान भी निकाला जा सके। बीजेपी नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त से मिलने वाले 3 सदस्यीय पार्टी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, उन्होंने ये बताया कि पार्टी ने आयोग से विधानसभा चुनाव अधिक से अधिक 3 चरणों में कराने की अपील की है। इसे ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा चरणों में चुनाव होंगे तो यहाँ नुकसान कार्यकर्ताओं का ही होगा, पार्टी का ही होगा। पार्टी की एक मुख्य चिंता राज्य में अभी मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बलों के करीब 400 कंपनियों की तैनाती को लेकर भी है। उनके इस्तेमाल से जुड़ी जो समस्याएं हैं उससे भी है, क्योंकि जिस तरह की हिंसा होती है उस तरह के बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सुरक्षा को लेकर के जो उनकी चिंता है वो बिल्कुल जायज़ है। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने इन सुरक्षा बलों को डायरेक्ट करने में राज्य पुलिस की भूमिका की भी आलोचना की है और ये आरोप लगाया है कि मौजूदा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उपाय वोटरों का भरोसा जीतने में नाकाम साबित हो रहा है, खास करके बीजेपी के। पार्टी का कहना है कि राज्य की पुलिस जिस तरह से सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रही है उससे हमें खतरा है। अगर हिंसा मुक्त और डर मुक्त, दहशत मुक्त माहौल बनाना है तो चुनाव आयोग को राज्य की पुलिस और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए, ताकि बिना डर के, बिना दहशत के वोटर पोलिंग बूथ तक जा सके और अपना वोट डाल सके। बीजेपी ने चुनाव आयोग से चुनावी प्रक्रिया को बहुत कम समय में खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमारी पहली मांग है कि चुनाव 1 या 2 से ज़्यादा से ज़्यादा 3 चरणों में कराए जाएं। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी की सरकार को लेकर बेहद नाराजगी जताई है। शनिवार को सिलीगुड़ी के बागडोगरा इलाके में गोसाईपुर में इंटरनेशनल संथाल काउंसलिंग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची थी। वहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसकी भी चर्चा होती रही। राष्ट्रपति स्टेज पर आई, लेकिन ऑडियंस की सीटें खाली पड़ी थी। इसी बीच आयोजकों ने शुरू से ही अनाउंस किया था कि ये कॉन्फ्रेंस विद्यानगर में होगी, लेकिन उसके बाद जगह 4 बार बदली गई।
तो कहने का मतलब ये कि जिस राज्य में महामहिम के साथ इस तरह की घटिया हरकत की जा सकती है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को भी रोका जा सकता है। वो मंदिर गए थे, वहाँ पर भी उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उन्हें पोस्टर और कार्ड दिखाए गए। तो अगर इस तरह की चीज़ें पदाधिकारियों के साथ हो रही है, महामहिम के साथ हो रही, तो वहाँ की जनता वोट देने कैसे निकलेगी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। और इधर बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस फेरबदल के बीच तेजस्वी यादव अचानक से एक्टिव हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद सियासी पटल से लगभग गायब हो चुके तेजस्वी के लिए भी अब तैयारियों के लिए मौका मिल गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 10 मार्च को पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। माना यह जा रहा है कि प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात और संभावित सियासी फेरबदल को लेकर इस बैठक में रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ऐसे समय में बुलाई गई ये बैठक राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरजेडी के विधायकों की ये बैठक कल दोपहर 10 मार्च को 2 बजे से पटना में होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार की फेरबदल वाली राजनीति है जो इस समय चल रही है, और 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा के चुनाव पर इस पर चर्चा हो सकती है। अब किस तरह से सियासी गणित बैठेगा और आरजेडी के लिए कहां कितना मौका होगा, इस पर मंथन हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन भरने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में ये भी चर्चा तेज हो गई है कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में आरजेडी का इस बैठक को बुलाना साफ जाहिर करता है कि इसमें बिहार के नए नेतृत्व और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी, जिस वजह से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। वहीं इस बात पर भी विचार होगा कि कैसे बिखरे हुए आरजेडी के कुनबे को एकजुट किया जाए और गठबंधन के वोटों को संगठित किया जाए। इसमें विपक्ष की आगे रणनीतिक भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर भी जरूर चर्चा होगी। और बिहार में जहां एक और जेडीयू से निशांत कुमार की एंट्री हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी भी बदलते राजनीतिक हालातों में आरजेडी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी की बुलाई गई बैठक बिहार की राजनीति में आगे की दशा और दिशा तय कर सकती है। आगे जेडीयू की कमान कौन संभालेगा और बिहार का सीएम फेस कौन होगा, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। अब ताजा हालातों को देखते हुए जिन पर सियासी विचार मंथन भी जरूरी हो चला है, और 10 मार्च को तेजस्वी यादव वही करने जा रहे हैं। तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव की बैठक से निकलकर क्या आता है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।